अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो को लेकर बायोलॉजी फर्स्ट ईयर की क्लासेस को लेकर है। चैप्टर नंबर 5 की आज हम बात करेंगे और चैप्टर 5 का नाम है वैरायटी ऑफ लाइफ। वैरायटी ऑफ लाइफ। और इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे वेरिएशन की, तब्दीली की, जो कि मुख्तलिफ़ फॉर्म्स के अंदर ऑफ लाइफ के अंदर होती है। यानी मुख्तलिफ़ लाइव्स जो हैं, जिसमें आप जितनी सारी स्पीशीज़ देखते हैं उनके दरमियान जो फ़र्क है, वेरिएशन है, उसको हम पढ़ने चाहेंगे वैरायटी ऑफ लाइफ में। इससे पहले जो सबसे पहली बात हमारी होने जा रही है वैरायटी ऑफ लाइफ की, सबसे पहली बात यह है कि हमें मालूम होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी क्या है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, टैक्सोनॉमी ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम दो चीज़ें ख़ास तौर पर पढ़ते हैं। एक तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं चीज़ों की, उनकी सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद के ऊपर और उनकी डिसिमिलैरिटीज़ की बुनियाद के ऊपर, और उसके बाद हम लोग उन ऑर्गेनिजम्स के नाम रखना सीखते हैं कि वो किस तरीके से उनके नाम रखे जाएं। एक तो लोकल नेम होते हैं जो हम और आप अपने अपने शहरों में उन चीज़ों को पुकारते हैं, उन चीज़ों के नाम रखते हैं। एक ऐसे भी नाम होते हैं जिन्हें हम साइंटिफिक नाम कहते हैं। कभी बॉटनिकल नाम आपने शायद सुना, बॉटनिकल नेम्स आपने सुने हो, वो भी असल में साइंटिफिक नाम ही होते हैं। चीज़ ठीक है। तो व्हाट इज टैक्सोनॉमी? इट इज़ द branch of biology in which we study naming and classification of living organism on the basis of similarities and dissimilarities। तो आप ऐसे जानवरों को जो आपस में एक जैसे हैं उनको आप एक ग्रुप में रखते हैं, जो आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं हैं यानी डिसिमिलर हैं, उन्हें आप उनसे अलग कर देते हैं। तो ये पहली बात है हमारी टैक्सोनॉमी की। इन ऐसी छोटी सी इन्फॉर्मेशन ऐड करता जाऊँ कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है वो कार्लस लिनियस है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन में जो सबसे बड़ा किरदार था वो जिस शख्स का था वो था कार्लस लिनियस। ठीक हो गया? ये बात ध्यान में रखिएगा कि कार्लस लिनियस ही ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दी थी। ठीक, ये समझने के बाद मैं आपको दो चीज़ें और समझाना चाहता हूँ। वो क्या है? वो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर है, एक टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर, और एक चीज़ होगी आप उसको कैरेक्टर ही कह लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको फिनोटाइप कहते हैं, कुछ इसको ट्रेट कहते हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको इंटर की क्लास से, चैप्टर नंबर 8 से। तो अगर कैरेक्टर कहीं आ जाता है तो इसका मतलब असल में फिनोटाइप या फिर ट्रेट या फिर कैरेक्टर ही होता है। ठीक है, ये उस खासियत को कहते हैं बेटा, ये फॉर्म को कहते हैं, ये किसी स्ट्रक्चर को कहते हैं, या आपके बिहेवियर को कह सकते हैं, ये बीमारियों को भी कह सकते हैं जो आपको किसी जीन के होने की वजह से मिलती है ना। आपको हाइट मिली है जीन की वजह से, हमारा कलर है वो भी जीन की वजह से, हमारा विजडम है वो भी जीन की वजह से, हमारे आइज़ के कलर हैं वो भी जीन के, type of hair we have is also because of the set of genes. So I'll write 3 things, whatever exactly is mentioned in the book. It is forms, structure or behavior. Form, structure or behavior due to a set of genes, present on chromosome is called a taxonomic character। ठीक, कैरेक्टर
आई होप मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आई है। जैसे डिजीज़ हैं, ये भी कैरेक्टर होते हैं बेटा। अगर आपको शुगर की बीमारी हमारे वालिदैन से आई है तो वो भी एक कैरेक्टर है, और उसकी दो फॉर्म्स हैं, फिर दो उसकी एक्सप्रेशन हो गई। एक, आप तो या तो शुगर है आपको या तो नहीं है। अगर पॉजिटिव हैं आप तो उसका मतलब आपको शुगर है, तो वो उसका एक्सप्रेशन हुआ। हाइट है, उसकी भी एक्सप्रेशन होती है। एक्सप्रेशन क्या है बेटा? इसकी फॉर्म्स हैं, एक्सप्रेशंस, different forms of that character, forms of the character which helps in comparing different characters in living organism, characters in living organism, living organism। जैसे आप एक स्पीसी के दो कैरेक्टर्स की, एक कैरेक्टर की बात कर लें, हाइट की बात कर लेते हो, ठीक है। हाइट क्या है? वो एक कैरेक्टर है, सही है। उसके मुख्तलिफ फॉर्म्स कौन से हैं, उसके मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस कौन से हैं? उसके एक्सप्रेशंस 5.4 हो सकते हैं, 5.5 हो सकते हैं, 5.6 हो सकते हैं। तो हाइट क्या हुआ? हाइट इज़ अ कैरेक्टर, करेक्ट। उसकी एक्सप्रेशन 5.6, 5.7, 5.8 हो सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इस तरीके से कलर है, कलर ऑफ आइज़ है, आइज़ ब्लू हो सकती हैं, ये उसका एक्सप्रेशन है। ब्राउन हो सकते हैं, ये उसका एक्सप्रेशन है। ब्लैक हो सकते हैं, ये उसका एक्सप्रेशन है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ। कलर ऑफ आई क्या है? वो ट्रेट है। तो उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स कौन सी हैं? ब्लू आइज़, ब्राउन आइज़, ब्लैक आइज़। हाइट क्या है? ये ट्रेट है। 5.6 क्या है? एक्सप्रेशन। 5.7 क्या है? एक्सप्रेशन। 5.8 क्या है? एक्सप्रेशन। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों के कैरेक्टर और उसके मुख्तलिफ एक्सप्रेशन मालूम कर सकते हैं। सर ये क्यों हम पढ़ रहे हैं? ये हमको मदद करेगा क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक हो गया बेटा। अब हमारा अगला एक टॉपिक है आपकी ही बुक में, अगर आपके पास बुक खुला हुआ है, वो है टूल्स फॉर क्लासिफिकेशन। वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से क्लासिफिकेशन, वो कौन से टूल्स हैं, वो कौन से औज़ार हैं जिनकी मदद से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। और इस पोर्शन के अंदर आपको 4 मुख्तलिफ जो है वो बीमारियों, अपना ब्रांचेस के जो है ना वो नाम लिखे हुए नज़र आते हैं। आप दिख रहे हैं होमोलॉजी लिखा हुआ है, ठीक है, होमोलॉजी लिखा हुआ है। दूसरा साइटोलॉजी लिखा हुआ है। मुझसे अक्सर बच्चे कहते हैं ये साइटोलॉजी में दूसरे नंबर पे क्यों लिखता हूँ, मैं आता हूँ उसके ऊपर। और तीसरा है बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। और चौथा है हमारा अपना जेनेटिक्स, ठीक, ये हो गया हमारा जेनेटिक्स। अब इन सबको अलग से देख लेते हैं बेटा। होमोलॉजी क्या है? ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम ऐसे ऑर्गन्स को पढ़ते हैं, ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगेन ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं जिनका ओरिजिन यानी शुरुआत तो उनकी एक ही जैसी हुई हो, लेकिन फिर बाद में चलकर टाइम गुजरते गुजरते एवोल्यूशन की वजह से, थ्रू द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, उनका फंक्शन जो है वो अब मुख्तलिफ हो गया हो। तो ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन तो सेम हो, शुरुआत उनकी सेम हो, लेकिन उनका फंक्शन अगर मुख्तलिफ हो गया है तो फिर हम उनको होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। और होमोलॉजी ऐसे ऑर्गन्स को पढ़ती है। ये कैसे मदद करती है? ये ऐसे आपको मदद करती है कि आपको फिर किसी लेबोरेटरी टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए लेबोरेटरी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, रीएजेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उसको देखकर ही क्लासिफाई कर सकते हैं ना। जैसे आपके जहन के अंदर एक तस्वीर बनी हुई है कि किस तरीके से बिल्ली दिखाई देती है, तो
तो अगर आपके पास आपके ऑर्गन्स आपने बनाए हुए इमेजिन किए हुए हैं और फिर आपको कहीं बिल्ली नज़र आती है तो आप आराम से उसको जो है वो अपने मैमल्स वाले ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं, बिल्ली को क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने कंपेयर कर लिए वो ऑर्गन जो आपके जहन में बिल्ली के हैं और वो ऑर्गन जो उस जानवर को जिसको आप क्लासिफाई करने जा रहे हैं उसके आपको दिखाई देंगे। तो व्हाट इज़ होमोलॉजी, मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो ब्रांच which deals with the study of homologous organs को पढ़ने वाली ब्रांच। और होमोलॉगस ऑर्गन को तो मैंने अभी आपको बता दिया कि ऐसे, इनकेस अगर आपको ये दिखाई दे रहा हो तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन तो सेम हो लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट हो गया हो, और वो क्यों हुआ, वो एवोल्यूशन की वजह से हुआ, उसे हम होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। हम और भी इसकी डिटेल में कभी जाएंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन जो हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे, ये क्या होते हैं, ठीक है, होमोलॉगस ऑर्गन। अच्छा, आपकी बुक में मिसाल दी हुई है किसकी, लिम्स की मिसाल दी हुई है, 4 लिम्स की मिसाल दी हुई है ना। आप देखेंगे कि सामने के यानी ऊपर वाले हाथों की 4 लिम्ब की जो हड्डियां हैं वो सेम हैं। किस में सेम है, बिल्ली में सेम है, हॉर्स में सेम है, व्हेल में सेम है, बैट में सेम है, ठीक है, और ह्यूमन में भी सेम है। लेकिन अब देखेंगे कि अब उनका फंक्शन मुख्तलिफ हो गया है। बैट में वो उड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, व्हेल में फ्लैपर की सूरत में है, ठीक है, और वो तैरने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, हॉर्स में वो रनिंग के लिए हैं, कैट में वो रनिंग के लिए है और ऊपर चढ़ने के लिए भी है ना, और ह्यूमन में वो चीज़ें पकड़ने के लिए हैं। बट ऑल ऑर्गन्स हैव सेम ओरिजिन। इन 4 लिम्स के जो ओरिजिन है वो उन सब का सेम है। वाई? बिकॉज ऑफ हैविंग सेम बोन्स, ठीक। हम इसमें जाना मैं नहीं चाहता हूँ, फेस्टर के बच्चे हैं आप लोग, लेकिन शायद आप में से कोई एंट्री टेस्ट का बच्चा भी ये बात सुन रहा हो, तो हम आपको बता देते हैं कि इनके अंदर जो बोन्स हैं, वो जो ऊपर वाली बोन है कांधे से आगे आती है जो कोहनी तक, उसे हम ह्यूमरस कहते हैं। फिर हमारे हाथ से कलाई तक जो कोहनी से कलाई तक जो हड्डियां जा रही हैं वो 2 हैं, उसे हम रेडियस कहते हैं और अल्ला कहते हैं। अंगूठे के साइड पर रेडियस है और जो दूसरी तरफ है वो अल्ला है। मैं इसको बना देता हूँ, ये है हमारा ह्यूमरस, फिर ऐसे रेडियस और ऐसे अल्ला है, और इसके बाद यहाँ पर कुछ सेट ऑफ बोन्स हैं, 8 बोन्स हैं, इन्हें कार्पल्स कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से फिर मेटाकार्पल्स हैं, वो 5 हैं, ये 3, 4 और ये 5, और इसके ऊपर फिर फेलेंजेस लगी हुई हैं, 2 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें। तो ये कुल मिला के जो है ना हड्डियाँ, वो आपकी 30 हड्डियाँ हो जाती हैं। 1, 2, 3 और 8 हो गई, कितना, 11 और 5 16 हो गई, और 14 फेलेंजेस हैं। तो इन सब के अंदर हड्डियाँ सेम हैं, ओरिजिन इन सब का सेम है, लेकिन फंक्शनल इनके मुख्तलिफ हो गए हैं, तो इनको हम होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। चलें वापस आ जाते हैं। तो होमोलॉजी आपको इसलिए आसान टूल है क्लासिफिकेशन का, क्योंकि आप इसको, उस ऑर्गेनिज्म को जिसको आप क्लासीफाई करने जा रहे हैं, उसको आपको लेबोरेटरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, महंगे रिएजेंट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेबोरेटरी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी माइक्रोस्कोप साइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रेट अवे आप इनको देख कर ही क्लासीफाई कर सकते हैं। बेटा उसके बाद है साइटोलॉजी। ये वो ब्रांच है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन और सेल के बारे में मालूमात को हम साइटोलॉजी कहते हैं। सर ये क्यों इम्पोर्टेंट है?
ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम अगर फ़र्ज़ करें कहीं होमोलॉजी हमें बता नहीं पाती कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ रखा गया है, तो फिर हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है कि हम उसको क्लासिफाई कर सकें। ठीक है, फिर हमें मदद करेगी साइटोलॉजी, सेल का स्ट्रक्चर देखने का, उसमें थोड़े बहुत इक्विपमेंट की ज़रूरत हो सकती है। सेल की वजह से, सेल के मुख्तलिफ कॉम्पोजिशन की वजह से आपको वो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये ख़ास तौर पर बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल होगा। कुछ बड़े जानवरों में भी मदद मिल सकती है आपको, जहाँ पर मैं कभी कभी अलवा की मिसाल देता हूँ स्पिनच के साथ। अब स्पिनच एक जेन्युइन ट्रैकियो अपना पौधा है ना, वो ट्रैकियोफाइट है, और हमारा जो अलवा है वो हमारा अलजी है। तो इन दोनों ऑर्गेनिज्म को चूँकि अपीयरेंस है में वो सी लेट्यूस है ना, समंदरी पालक कहलाती है, और वो खुश्की पर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी दिखाई वो सेम देती है। सेल बता सकता है आपको कि उसका जो कॉम्पोजिशन है वो मुख्तलिफ है सेल की, जो उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है वो मुख्तलिफ हैं, और नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो स्पिनच के अंदर है वो मुख्तलिफ हैं। तो साइटोलॉजी अगर होमोलॉजी फेल हो जाती है तो दूसरा जो दूसरा टूल है आपके पास, औजार है, वो कौन सा है? वो साइटोलॉजी है। बायोकेमिस्ट्री भी आपको मदद करती है इन केस अगर साइटोलॉजी भी फेल हो जाती है। व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री? ये केमिकल कॉम्पोजिशन की, the branch which studies the chemical composition of cell, composition of cell or all the living organism, यूँ कह लीजिए केमिकल कॉम्पोजिशन सेल की बायोकेमिस्ट्री पढ़ती है। ठीक है, और इसमें मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने शायद पढ़ा हो एक टेक्निक इसकी, हैंस क्रिश्चियन ग्रैम की टेक्निक। उसने डाई किया था, क्या किया था? डाई किया था बैक्टीरिया को, और उस बुनियाद के ऊपर उसने दो किस्म के बैक्टीरिया दिए थे। एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दिया था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दिया था, और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिया था। अब ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर मुख्तलिफ हैं कि उनकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन मुख्तलिफ है। अब इसमें डिटेल में हम जाएंगे बाद में कभी। सेल वॉल की कॉम्पोजिशन आई थिंक चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम डिटेल में चले जाएंगे कि कॉम्पोजिशन के मुख्तलिफ होने की वजह से आयोडीन सॉल्यूशन से उसने किया था इसको डाई, आयोडीन सॉल्यूशन से उसने डाई किया था, जिसकी वजह से उसे पता चला कि इन दोनों बैक्टीरिया की जो सेल वॉल की कॉम्पोजिशन है वो ज़रा मुख्तलिफ है, और इसलिए फिर ये दोनों बैक्टीरिया जो हैं वो एक ग्रुप में रखे नहीं जा सकते। तो अब वो आयोडीन सॉल्यूशन से डाई करना है, उसको देखना है सेल वॉल को, वो असल में बायोकेमिस्ट का काम है। लिहाजा बायोकेमिस्ट्री तीसरी ऐसी ब्रांच हुई जो आपको मदद कर सकती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में। ठीक हो गया। अब आखिरी जो ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। आपको ये बात पता है कि पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, पैटर्न ऑफ हेरिडिटी, पैटर्न्स ऑफ हेरिडिटी जो हैं वो हमें अपने वालिदैन से मिलते हैं बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दैट्स कॉल्ड डीएनए। तो ये वो वाहिद ब्रांच है बेटा जो कभी फेल नहीं होने जा रही। होमोलॉजी में हो सकता है मसाइल हों, साइटोलॉजी में फेल हो सकती है साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री फेल हो सकती है। जेनेटिक्स जो है वो एक ऐसा टूल है, मैं इसको कहता हूँ, जनरली मैं कहता हूँ लास्ट नेल इन द कॉफिन, यानी इसके बाद फिर जो है वो मज़ीद आपको किसी भी चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी भी स्पीसी को बल्कि स्पीसीज़ को क्या, आइडेंटिकल ट्विंस के अलावा बाकी ये सब को क्लासिफाई आराम से कर सकती है, क्योंकि हम सारे के सारे सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं, और जो सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की स्टडी है वो सिर्फ जेनेटिक्स ही है, और वो हमें एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से आराम से अलग कर सकती है। अगला हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, देखते हैं इसको। Concepts of species and hierarchy of biological classification. Hierarchy of biological classification. Biological classification. ठीक, ये हमारा अगला टॉपिक है।
बेटा व्हाट इज अ टैक्सॉन? इट इज द लेवल, वन लेवल ऑफ hierarchy of biological classification. ठीक, biological classification. आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो और इसी के ऊपर तो हम रखी है वो टैक्सोनॉमी, हर दर्जे को अलग अलग से नाम देते हैं हम लोग। ठीक, चलें हम अब ज़रा आगे निकलते हैं। इस तरीके से हमने आपको हिरार्की का भी पिछली क्लासेस में समझाया था, चैप्टर 1 के अंदर भी इसका डिस्कशन है। सबसे बड़ा जो क्लास वो है लेवल, उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, और डोमेन के नीचे फिर हैं किंगडम, ये भी एक टैक्सॉन है। सबसे बड़ा जो आपकी बुक्स में मेंशन है वो किंगडम है। फिर है फाइलम, फिर है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फिर जीनस, और आखिरी वाला जो है वो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे इधर बना देता हूँ, स्पीसीज। सबसे बड़ा डोमेन, जैसे मैंने कहा सबसे बड़ा हमारे पास कौन होता है? आईजी होता है ना, हर प्रोविजन के अंदर एक आईजी होता है। तो इस तरीके से सबसे बड़ा जो टैक्सॉन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, उसे हम डोमेन कहते हैं। और डोमेन में क्या आते हैं? फिर किंगडम्स आते हैं। आपको शायद याद हो, पता हो या ना हो, कि डोमेन 2 किस्म के हैं। एक यूकैरियोटा और एक प्रोकैरियोटा। एक प्रोकैरियोटा ठीक कहते हैं। ठीक, तो उसमें क्या है? किंगडम्स हैं। अब यूकैरियोटा के 4 जो हैं वो किंगडम्स किस में आ जाते हैं? यूकैरियोटा में आते हैं। एक आ जाता है प्रोकैरियोटा में। किंगडम्स हैं। और फिर फाइलम होते हैं। हर किंगडम जो है उसके अंदर अपने अपने फाइलम होते हैं, और फिर हर फाइलम के अंदर अपनी अपनी क्लासेस होती हैं। जैसे आप कॉर्डेटा के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं। कॉर्डेटा के अंदर आप 5 क्लासेस को पढ़ते हैं, और फिर हर क्लास के अंदर उसके ऑर्डर्स होते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद हर ऑर्डर के अंदर उसकी फैमिलीज़, और उसके बाद इसके अंदर जीनस, और आखिरी जो आती है वो कौन सी है? वो स्पीसीज़ की आती है, यूनिट है। इस तरीके से स्पीसी जो है ना बेटा, वो उसको आप समझ लीजिए कि वो बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। स्पीसी इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मुख्तलिफ स्पीसीज। अच्छा, स्पीसी की डेफिनेशन क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होमोलॉगस, जिनके अंदर ऑर्गन्स हों, या सबसे बड़ी इनकी डेफिनेशन ये है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपने आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी वो अगर आपस में रिप्रोडक्शन करें तो उनको ब्रीडिंग हो, तो उनकी पैदाइश हो, नए में से ओरिजिनेट कर सकें, तो हम इसको इंटरब्रीडिंग करते हैं। तो टू ऑर्गेनिज्म which are similar and can interbreed। तो ये हमारी, यानी उनकी शादियां हो सकें, आई शुड से, या फिर उनके औलादें हो सकें अगर वो रिप्रोडक्शन करें आपस में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगला टॉपिक हमारा है वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर का। कुछ लोग इसको बायनॉमिनल, ये भी नाम है, बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर ये भी कहते हैं। इसको मैं लिख ही देता हूँ आपको, बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर। ठीक, और ये जो तरीक़ाकार है ये है क्या चीज़, पहले इस पे आ जाते हैं और उसके बाद इसकी डिटेल में चले जाएंगे। बेटा ये किसी भी ऑर्गन, नोमेन का मतलब नेम है, क्लेचर का मतलब है टू कॉल, नेम्स टू कॉल।
और बायनोमियल का मतलब है, बाय मीन्स टू, नोमियल का मतलब है नाम, बायनोमियल टू नेम्स, नेम्स टू कॉल, ये इसका लिटरल ट्रांसलेशन हुआ। किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम रखने का जो तरीक़ाकार है उसको हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं, ऑर्गेनिज्म को नहीं, किसी भी चीज़ को नाम रखने का तरीक़ाकार उसको नॉमेनक्लेचर कहते हैं। बायनोमियल का मतलब है दो ऑर्गेनिज्म का, दो नामों का तरीक़ाकार। ठीक, ये एक साइंसदान ने दिया था, कैरोलस लिनियस में, उसकी हम बाद में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे। पहले तो ये होना चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम आखिर होता क्यों है। बेटा इसकी दो वजह हैं। एक तो आप उसको कम्युनिकेट कर सकेंगे, है ना, इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको कम्युनिकेट कर पाए। आपको पता होना चाहिए कि उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, तो ही आप उसका नाम किसी और को बता सकेंगे। जब आपने कहीं देखा हो या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो आपको किसी और को, तो अगर फ़र्ज़ करें मैं कहूँ कि मैंने एक दरख्त देखा है और जब तक मुझे उस दरख्त का नाम नहीं आता तो मैं वो बता नहीं सकूँगा कि वो दरख्त कौन सा दरख्त था। ठीक, या मैंने कोई फूल देखा है और फूल का नाम मैं आपको डिलीवर नहीं कर पाऊँ, पास नहीं कर पाऊँ, तो फिर उससे आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं कौन से फूल की बात कर रहा हूँ। तो ये एक तो काम ये हो गया, हेल्प इन कम्युनिकेशन। अच्छा, दूसरा जो नाम है ना, उसके रिलेशनशिप को बयान करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। बेटा ये लोकल नेम नहीं कर सकता, ये हमेशा साइंटिफिक नेम कर सकता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ बयान कर सकता है एक नाम, जिसे हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। तो ये दो रीज़न है वाई क्यों करते हैं भाई, वाई नेमिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है सवाल। नेमिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक तो आप उसकी कम्युनिकेशन कर सकेंगे, किसी को बयान कर सकेंगे, और दूसरा उस ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप बयान कर सकेंगे। अच्छा, नाम होते कितने तरीक़ों के बेटा, नाम दो तरीक़ों के होते हैं। एक तो नाम वो होता है जो लोकल नेम होता है, एक वो नाम होता है जो लोकल, उस जगह के लोग जो उसको पुकारते हैं। बेटा इसको वर्नाक्यूलर नेम कहा जाता है, वर्नाक्यूलर नेम कहा जाता है। ये उस ऑर्गेनिज्म का वो नाम होता है जो वहाँ के इलाके के लोग उसको पुकारते हैं, इलाकाई नाम जिसको आप कह रहे हैं। ठीक, दूसरा जो नाम होता है ना उस ऑर्गेनिज्म का, वो साइंटिफिक नेम होता है। ये वो नाम होता है जो उस ऑर्गेनिज्म का साइंसी नाम है और वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है इन द फील्ड ऑफ साइंस। इस तरीके से आपने यूनिट्स की भी बात की थी, है ना, फिज़िक्स के अंदर आप पढ़ते हैं ऐसा यूनिट पढ़ रहे होते हैं, ये ऐसा यूनिट का ये क्यों हुआ, ये एक्सेप्टेंस था ना। इसीलिए तमाम साइंसदान या पूरे ममालिक के अंदर जो जनरली एक्सेप्टेड यूनिट होना चाहिए उसे तो हम कहते हैं ऐसा यूनिट्स, है ना। बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि एक मुल्क का आदमी जब दूसरे मुल्क जाए तो वो उसे पुकार तो सके ना। इस तरीके से ऑर्गेनिज्म का भी साइंटिफिक नेम होना चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। तो ये वो नाम है, दो तरीके के नाम हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेम्स, वन इज़ द वर्नाक्यूलर नेम, है ना। हम चिड़िया को उर्दू में चिड़िया कहते हैं, ठीक, सिंधी में हम उसको झिरकी कहते हैं, और इसको हम पश्तो में मरगई कहते हैं, और इंग्लिश में इसको स्पैरो कहा जाता है। अब कितनी मुश्किलात हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोग कितने मुश्किल नाम है। मैं मरगई कहूँ तो आप नहीं समझ पाएंगे, पठानों को आप झिरकी कहते हैं वो आप नहीं समझ पाएंगे, चिड़िया आप कहें किसी अंग्रेज़ को तो उसको समझ में नहीं आएगा, स्पैरो कहें किसी पठान को तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये वो नाम है जो लोकल नाम है, वो हर जगह के अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, अच्छा, जो उसका यूनिवर्सल नाम है, जो साइंसी नाम होगा, वो होगा इसका पेसर डोमेस्टिकस। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, ये एक जनरली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नाम है। तो वापस आ जाते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जनरली दो नाम होते हैं, एक वो जो इलाके के लोग उससे पुकारते हैं जिसे लोकल नेम कहा जाता है, वर्नाक्यूलर नेम कहा जाता है, और दूसरा साइंटिफिक नाम उसका, यानी साइंटिफिक नेम, कभी कभी उसे बॉटनिकल नेम भी कहते हैं। वापस आ जाते हैं बेटा, ये जो तरीक़ाकार था वो एक साइंसदान ने डिस्कवर किया था, बहुत बड़ा नाम है बेटा इनका, कार्लस लीनियस कहते हैं इसको,
टैक्सोनॉमी के फादर माने जाते हैं। उनका एक बहुत अच्छा बुक था, उसका नाम था स्पीसी प्लैनेटैरम। स्पीसी प्लैनेटैरम किताब था उनका, जिसमें उन्होंने बहुत सारे जानवरों की क्लासिफिकेशन भी की थी और उन्होंने एक तरकीब भी बताई थी कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाए। पहली जो बात है वो हर ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव 2 नेम्स। ठीक हो गया, ये पहली वाली बात। और दूसरा उसका फर्स्ट नेम जो है, फर्स्ट नेम वो उसका हमेशा जीनस का होगा और जो उसका सेकंड नेम होगा वो उसका स्पीसी का होगा। हर ऑर्गेनिज्म के 2 नाम होने चाहिए, एक उसका फर्स्ट नेम, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड नेम, फर्स्ट एंड सेकंड नेम। ठीक, और उसका जो फर्स्ट नेम होगा वो हमेशा जीनस का होगा और जो सेकंड नेम होगा वो हमेशा स्पीसी का होगा। जो जीनस का नाम होगा उसका पहला लेटर, उसके नाम का पहला लेटर जो है वो हमेशा फर्स्ट नेम, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस नेम, उसको आप हमेशा कैपिटल में लिखेंगे। और जो फर्स्ट लेटर है स्पीसी का, उसको आप कैपिटल में नहीं लिखेंगे। फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसी, उसको आप कैपिटल में नहीं लिखेंगे, नॉट कैपिटल। नेम विल बी रिटन इन इटैलिक, ठीक, या फिर अंडरलाइन करना पड़ेगा आप, ताकि वो दूसरे अल्फाजों से वाज़ेह तौर पर नज़र आ सके। बेटा तो ये सिंपल सी बातें हैं, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, है ना। हर ऑर्गेनिज्म के कितने नाम? 2 नाम होने चाहिए, पहला नाम और उसका दूसरा नाम। पहला नाम हमेशा जीनस का होगा और जो दूसरा नाम है वो हमेशा स्पीसी का होगा। करेक्ट। पहला लेटर जीनस के नाम का वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा और पहला लेटर स्पीसी के नाम का उसे कैपिटल नहीं लिखेंगे। ये दोनों नाम इटैलिक में लिखे जाएंगे। अगर इटैलिक में सारा कंटेंट लिखा हुआ है तो फिर आपने इसको इटैलिक के बजाय अंडरलाइंड कर देना है। ठीक हो गया। मैं 2-4 मिसालें आपको देता हूँ, जैसे फॉर आप ही की मिसालें दे देता हूँ ना। अभी हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा गंदुम का। गंदुम का जो साइंसी नाम है वो है ट्राइटिकम इंडिकम। ये उसका सही तरीका है लिखने का। पहला नाम जीनस का नाम ट्राइटिकम और दूसरा नाम किसका है? वो स्पीसी का नाम है। लेटर कैपिटल कर दिया मैंने टी और आई को मैंने कैपिटल नहीं किया। बेटा कुछ और बातें भी हैं जो कार्लस लिनेस ने अपनी किताब में मेंशन ज़रूर की थी, लेकिन आपकी किताब में मेंशन नहीं है। तो वो 4 पॉइंटें हमने जो 4 पॉइंटें पढ़ी हैं यही आपको पढ़नी है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर हम हो तो 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं कि आप समझें। बेटा हमेशा ये सारे लैटिन लैंग्वेज में होंगे। आप अंग्रेज़ी या कोई और कोई और नाम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते उन ऑर्गेनिज्म के नाम रखना है, तो हमेशा ये लैटिन के अंदर होंगे। जो अगला एक उसूल और भी है वो ये है कि आप 3 से लेकर 13 लेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 to 13 लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे मज़ीद आगे आप नहीं जा सकते। एक और उसूल भी है कि आप साइंसदान के नाम, जो डिस्कवरर है उस ऑर्गेनिज्म का या नाम रखने वाला है, उसका नाम आप हमेशा उसके नाम का पहला लेटर कैपिटल में आप उसके आखिर में, जैसे ट्राइटिकम इंडिकम वो डिस्कवर किया था किसने? कार्लस लिनेस ने। तो हमने कैपिटल एल हमेशा हम आखिर में लिख देंगे, ये उसके डिस्कवरर का नेम होगा। ये वो बातें जो कार्लस लिनेस ने कही थी। आपकी किताब में ये 4 पॉइंट्स ही मेंशन है तो हमने इसको 4 पॉइंट ही में डिस्क्राइब किया। ठीक है बेटा। 2 to 5 किंगडम
सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक, हम चले आते हैं इसमें 5.1.3 का जो टॉपिक है वो है 2-5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेटा, सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन कभी आई थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, वो थी कौन सी? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये वो क्लासिफिकेशन थी जो कार्लस लिनियस के दौर में, ऑफिशियली तो उनके दौर में हुई थी, कार्लस लिनियस ने इनको प्रपोज किया था, कार्लस लिनियस के अंदर। लेकिन ये बात सही नहीं है, यकीनन इससे पहले एरिस्टोटल के ज़माने से ही 2 क्लासिफिकेशन बनाए थे। एक वो जानवर थे जो जानदार थे, जो हरकत करते थे, उन्हें हम एनिमल्स के अंदर रखते हैं, और वो जो हरकत नहीं करते थे उन्हें ऑफिशियली इसको फिर कार्लस लिनियस ने रखा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक था किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी, और दूसरा था बेटा किंगडम एनिमली, किंगडम एनिमली। अब यहाँ पर बड़े मसाइल होते रहे इसमें। देखिए, किंगडम प्लांटी में जो अनकंट्रोवर्शियल है, जो बात जिस पर कोई झगड़ा नहीं है, वो ये है कि प्लांट को आप रखें। मल्टी सेलुलर प्लांट तो यहाँ के जेन्युइन मेंबर्स हैं, तो वो तो मैंने इसमें लिख देने हैं प्लांट्स। ठीक, फिर एल्गी को भी इसी ग्रुप में रखा जाता था। एल्गी को, चाहे फिर वो यूनिसेल्युलर थे, ये बात याद रखिएगा, चाहे वो यूनिसेल्युलर थे चाहे फिर वो मल्टी सेल्युलर थे, इन दोनों को एल्गी वाले ग्रुप को फिर किंगडम प्लांटी में रखा गया। अच्छा, फंजाई, हालांकि वो प्लांट्स नहीं है बेटा, लेकिन उनको सेल वॉल की वजह से और उनको नॉन मोटाइल होने की वजह से भी हम लोगों ने किंगडम प्लांटी में रखा था, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी। जो किंगडम एनिमलिया है वो भी, इसमें मल्टी सेलुलर एनिमल तो अनकंट्रोवर्शियल ही है। क्यों? वो सारे ऑर्गेनिज्म उस डेफिनेशन में ठीक से बैठते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, हीट्रोट्रॉफ होते हैं, मोटाइल होते हैं। इस वजह से एनिमल को तो आप जेन्युइनली रखेंगे ही रखेंगे यहाँ पर, और ये रखे हुए थे, इस पर कोई झगड़ा नहीं था। थोड़ा सा एक ब्रेव डिसीजन था, यानी इस पर कंट्रोवर्सी हो सकती थी। वो कौन सी थी? वो ऐसे प्रोटिस्ट जो प्रोटोजोआ के अंदर रखे गए हैं, प्रोटोजोआ, उसको भी यहाँ पर डाल दिया गया था। अच्छा, एक और बड़ी गलती ये की गई थी कि बैक्टीरिया को भी, चूंकि वो यूनिसेल्युलर थे, उनको यहाँ पर डाल दिया था। ठीक हो गया। और ये बता दूं कि बैक्टीरिया का एक ग्रुप, साइनो बैक्टीरिया का, वो वहाँ था, और बैक्टीरिया का जो दूसरा ग्रुप जिसको यो बैक्टीरिया कहते हैं वो यहाँ पर आ गया हमारे पास। ठीक, तो हम यहाँ पे चले आते हैं। ये वो किंगडम क्लासिफिकेशन थी, ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, जिसको बहुत अरसे फिर वैलिड रखा गया। 1834 समथिंग में एक साइंसदान आए, अर्नेस्ट हैकेल ने, उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो बयान की, और उसमें कहा कि यूनिसेल्युलर एल्गी को, मैं इसमें डिटेल में पर चले जाएंगे बाद में। अब इस पूरी क्लास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो आपकी बुक के अंदर जो टॉपिक लिखा हुआ है उसमें 3 स्लैग्स हैं। एक स्लैग लिखा हुआ है, वो कौन सा स्लैग है? सबसे पहला जो स्लैग था वो लिखा हुआ था यूनिसेल्युलर फ्लैजिलेट्स का, यूनिसेल्युलर फ्लैजिलेट्स का। बेटा, ये वो जानवर हैं जो हैं तो फोटोसिंथेटिक यानी ऑटोट्रॉफ हैं, पर चूंकि वो यूनिसेल्युलर भी हैं और वो मोटाइल भी हैं, तो सबसे बड़ा मसला तो इनका ये हो गया कि कुछ इनके कैरेक्टर ऐसे हैं जो एनिमल के जैसे हैं, कुछ इनके कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो प्लांट के जैसे हैं। फोटोसिंथेसिस करना, क्लोरोफिल होना, ये इस बात का सबूत है कि इनका ताल्लुक प्लांट से है। मोटिलिटी होना, हरकत करना, स्टिमुलस, लाइट के स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना, ये ऐसा कैरेक्टर है जो एनिमल से मिलता है। तो एक तो कंट्रोवर्सी, एक स्नैग इसका ये वाला आ जाता है। बेटा, दूसरा जो स्नैग है वो आ जाता है किसका? फंजाई का।
फंजाई ठीक है दो बातों में। कौन सी दो बातें बेटा? एक कि ये मल्टी सेलुलर हैं, ठीक, दूसरे ये नॉन मोटाइल हैं। अच्छा एक और भी बात, तीन बातें, नॉन मोटाइल है और तीसरी इनमें सेल वॉल मौजूद है। तो इन बातों की वजह से ठीक है ये प्लांट के जैसे ज़रूर लगते होंगे, हैं मल्टी सेलुलर भी हैं, नॉन मोटाइल भी हैं और सेल वॉल भी मौजूद है। तो ऐसा मुमकिन है कि बहुत सारे लोग इसको प्लांट किंगडम के अंदर रखें और ऐसा ठीक है कि उन्होंने रखा भी था, ठीक। लेकिन ये एक प्रॉब्लम ज़रूर है सर। क्यों प्रॉब्लम है? फंजाई एक नॉन क्लोरोफिलस लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन थोड़ा सा प्लांट से मुख्तलिफ है। नॉन क्लोरोफिलस होने की वजह से तो इसको खाने का तरीका क्या है? इसका एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफिज्म है जो कि प्लांट का नहीं है बेटा। इसीलिए ये दूसरा ऐसा प्रॉब्लम था जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ था बेटा। तीसरी जो प्रॉब्लम थी वो थी बैक्टीरिया को रखने की प्रॉब्लम। बैक्टीरिया को आप कैसे रख सकते थे? उनका सेल प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल था, तो आप उसको किंगडम एनिमिलिया में रखना उनका ठीक नहीं था, मुनासिब नहीं था। तो बेटा ये आपके बुक में तो ये पैराग्राफ्स के अंदर लिखा गया है, लेकिन मैंने इसको बहुत शॉर्ट में कर दिया है। इसको यूनिसेलुलर फ्लैजिला का, फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म का एक मसला, फंजाई का दूसरा मसला और बैक्टीरिया का तीसरा मसला। क्योंकि इसका सेल कौन सा था बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल था। प्रोकैरियोटिक सेल होने की वजह से आप इसको एनिमेलिया के अंदर नहीं रख सकते। तो ये थी स्नैग्स जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ रही। हिस्ट्री में क्या हुआ ये आपकी किताब में तो मेंशन नहीं है, फिलहाल मेरा ख्याल है कि मैं अगर इस पर थोड़ा सा बात कर जाऊंगा तो ये हेल्प हो जाएगी आपको समझने में। बेटा एक साइंसदान थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। अगर आप इंटर में इंट्री टेस्ट के बच्चे हैं तो आप डेफिनेटली इस साइंसदान को जानते होंगे। ये बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे, इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहा जाता है। जूलॉजी भी पढ़ी थी इन्होंने, मतलब जर्मनी से इनका ताल्लुक था। अर्नेस्ट हैकल ने 1834 के अंदर इन्होंने ज़रूरत महसूस की कि एक तीसरा भी किंगडम बनाया जाए और इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दी और उन्होंने ये कह दिया कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनसे अलग कर दिया जाए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। तो कैसे होगा भाई? प्रोटोजोआ को उठा लिया जाए क्योंकि वो यूनिसेलुलर हैं, बैक्टीरिया को उठा लिया जाए क्योंकि वो यूनिसेलुलर हैं, अल्जी में 2 ग्रुप बनाए जाएं, एक यूनिसेलुलर अल्जी और एक मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर अल्जी को रहने दिया जाए प्लांटी में, यूनिसेलुलर अल्जी को उठाकर इस ग्रुप के अंदर डाल दिया जाए और एक तीसरा किंगडम बनाया जाए जिसका नाम था प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। और उसमें कौन कौन से उठा के मेंबर्स? यहां से एक उठाया प्रोटोजोआ, दूसरा यूनिसेलुलर अल्जी उठाए गए, यूनिसेलुलर अल्जी, ठीक, और तीसरा बैक्टीरिया भी उठा लिया गया। ये 34 में हुआ, 1834 के अंदर हुआ, ठीक। 1854 में फिर हिम्मत की एक साइंसदान ने, कॉपलैंड नाम था उनका, उन्होंने बैक्टीरिया को कहा कि वो वहाँ पर नहीं होना चाहिए और उसके लिए अलग किंगडम होना चाहिए और किंगडम मोनेरा इंट्रोड्यूस हुआ। किंगडम मोनेरा इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक। और इसमें कौन से ग्रुप के ऑर्गेनिज्म डाल दिए गए? बैक्टीरिया के डाल दिए गए। बैक्टीरिया को उठाकर यहाँ पर डाल दिया गया और ये किसने किया? ये एक साइंसदान ने किया, कॉपलैंड। हिस्ट्री में इनका थोड़ा सा नाम कम मिलेगा आपको, कॉपलैंड। इन लोगों ने इन साहब ने इंट्रोड्यूस किया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें बैक्टीरिया को उठाकर अलग रख दिया। अब बेटा ज़रूरत फंस जो जानवर गया था वो था फंजाई, फंस गया था बेटा। फंजाई को उठाने वाला जो शख्स था वो बहुत मशहूर हो गया और उसी का नाम रॉबर्ट एच विटेकर है। रॉबर्ट हार्डी विटेकर, ये वो साइंसदान थे जिन्होंने आखिर में हिम्मत की और उन्होंने फंजाई को, जो आखिरी कंट्रोवर्शियल एनिमल था, उसको उठाकर उन्होंने डाल दिया किसके अंदर? एक थर्ड ग्रुप के अंदर जिसको बना दिया गया किंगडम फंजाई, 4th, इनफैक्ट 5 किंगडम फंजाई। कैसे 5? मैं आ जाता हूँ उस पर दोबारा। किंगडम फंजाई, ये तो 2 थे, कौन से? ये वाले तो 2 थे, किंगडम प्लांटी और एनिमली।
थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस किया प्रोटिस्टा का, किंगडम प्रोटिस्टा, वो अर्नेस्ट हैकेल ने किया। उसमें से बैक्टीरिया भी डाले थे उन्होंने, तो बैक्टीरिया उठाकर अलग डाल दिए किसने, कॉपलैंड ने। वो किसने किया, कॉपलैंड ने। वो फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन हो गई। और जो फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हो गई, वो रॉबर्ट एच विटेकर की थी, रॉबर्ट हार्डी विटेकर की। और ये कब हुई थी, इसका तो जिक्र आपकी किताब में भी है। 1969 के अंदर उन्होंने किंगडम फंजाई को उठाकर 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन। बेटा जो अब करेक्शन है वो किसकी है, वो मर्गिलस और श्वार्ट्ज की करेक्शन है, वो 1985 के अंदर हुई थी। 1985 के अंदर करेक्शन की मर्गिलस और श्वार्ट्ज ने। करेक्शन क्या थी, इस पर ज़रा नज़र डालते हैं। बेटा यहाँ पर अलजी हमने कहा था कि 2 किस्म के थे। एक अलजी वो हैं जो यूनिसेलुलर अलजी हैं, और एक ऐसे भी अलजी हैं जो मल्टी सेलुलर अलजी हैं। जब अर्नेस्ट हैकेल ने अपनी क्लासिफिकेशन की थी तो उसने यूनिसेलुलर होने की वजह से यूनिसेलुलर अलजी को तो उठा लिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में, प्रोटिस्टा नाम दिया उसने, लेकिन मल्टी सेलुलर अलजी को उसने नहीं उठाया। चूंकि रॉबर्ट एच विटेकर इसी की क्लासिफिकेशन को फॉलो करते रहे तो मल्टी सेलुलर अलजी वहीं का वहीं रह गया। शायद आपको याद हो कि मल्टी सेलुलर अलजी जो क्लासिफिकेशन की थी रॉबर्ट एच विटेकर ने, उसकी एक बुनियाद, 4 बुनियादें थी। सेल वाल का होना, नंबर ऑफ सेल, मोटिलिटी, हीटरोट्रॉफिज्म वगैरह, ऑटोट्रॉफिज्म, हीटरोट्रॉफिज्म। एक जो था वो नंबर ऑफ सेल भी था। चूंकि नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होने की वजह से मल्टी सेलुलर एलजी प्लांट में ही रखने पड़ गए उसको, क्योंकि एक तो उसकी बेस ये थी कि नंबर ऑफ सेल जो है वो अगर ज़्यादा है तो हम मल्टी सेलुलर प्लांटी में डाल देंगे। मल्टी सेलुलर अलजी रह गया प्लांटी के अंदर, क्यों, सेल की ज़्यादा तादाद होने की वजह से। यूनिसेलुलर अलजी चला गया प्रोटिस्टा में। ये करेक्शन करवाई मर्गिलस और श्वार्ट्ज ने। उन्होंने कहा अलजी अलजी है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो। आप मल्टी सेलुलर अलजी को प्लांट किंगडम में डालकर प्लांट किंगडम को खराब नहीं कर सकते, करेक्ट। तो उन्होंने मल्टी सेलुलर अलजी को वहां से उठाकर एक किंगडम में करेक्शन करवा दी, यानी प्रोटिस्टा का नाम चेंज करके प्रोटॉक्टिस्टा करवा दिया, प्रोटॉक्टिस्टा करवा दिया, और उसमें मल्टी सेलुलर अलजी को भी डाल दिया। अब जैसे मल्टी सेलुलर एलजी मेंबर बनता है किसका बेटा, प्रोटिस्टा का, तो अब ये तो ना कहिए कि प्रोटिस्टा वो वाला किंगडम है जिसमें सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, ऐसा है ना। अगर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो आपने मल्टी क्यों डाल दिया। तो अब इस बात से छूट मिल गई, आज़ादी मिल गई कि फिर प्रोटिस्टा ऐसा किंगडम बना लिया जाए जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी खास बुनियाद की वजह से ना डाला जाए, जो बस नहीं मिलता ना बाकी किंगडम से, उसको फिर यहाँ फेंक दिया जाए। और इसके बाद फिर प्रोटॉक्टिस्टा को रैग बैग का नाम दे दिया गया। क्या मतलब है इसका बेटा, इसका मतलब है कूड़ा करकट का डब्बा, डस्टबिन, राइट। जो जिससे नहीं मिलेगा वो फिर जाएगा इसमें। तो एक तो यहां से गड़बड़ गई। दूसरी बात, फिर यूनिसेलुलर जो अलजी थे वो एनिमिलिया के अंदर जो कंट्रोवर्शियली रखी थे तो वो भी यहाँ पर आ गए। मतलब जो भी नहीं मिल रहा था ना वो यहाँ पर जा रहा था। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो किसी और के ग्रुप में रखे गए थे, जैसे यहाँ पर आप जाके देखेंगे फंजाई के अंदर ऊ माइकोटा और जिम्नो माइकोटा का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें थोड़े से चेंजेस हैं, एग्जैक्ट फंजाई के जैसे वो नहीं है, तो उनको भी यहाँ पर डाल दिया गया। कहने का मतलब ये है कि प्रोटॉक्टिस्टा जब बना तो अब वो एक प्योर किंगडम नहीं रहा, वो एक ऐसा किंगडम बन गया जिसमें जो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलेगा वो चला जाएगा इसके अंदर। ये कोशिश थी बाकी 4 किंगडम्स को सेव करने की, यानी बाकी जो 4 किंगडम हैं वो प्योर किंगडम है, सिर्फ प्रोटॉक्टिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसे इम्प्योर कहा जाता है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने एक चार्ट बनवाया था, आपको शायद वो याद हो या आपके पास कहीं लिखा हो, तो उसमें आप देखेंगे कि ये सारे के सारी बातों में मिक्स है। यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है, सेल वॉल है भी कुछ ग्रुप में, सेल वॉल कुछ ग्रुप में नहीं भी है। कुछ जानवर हीटरोट्रॉफिज्म करते हैं, कुछ जानवर फिर ऑटोट्रॉफिज्म करते हैं, कुछ मतलब बहुत सारी जो है ना वो कैरेक्टर्स इसमें मिक्स हैं। तो पॉइंट ये है कि प्रोटिस्टा को प्योर किंगडम बनाने की जो कोशिश थी रॉबर्ट एच विटेकर की, वो उन्होंने फिर उसके ऊपर से उन्होंने ही हैज़ ड्रॉन बैक फ्रॉम इट, एंड नाउ देयर इज ए 5th किंगडम
Toctista, which was a rag bag. Anything that is not similar to any other kingdom is put into this kingdom. I hope you are getting all these points. अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो रॉबर्ट एच वाइटेकर ने दी. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो रॉबर्ट एच वाइटेकर ने दी थी, क्लासिफिकेशन 1969 के अंदर. बेटा 5 किंगडम उसमें कौन कौन से हैं वो अब आपको पता चल गया होगा. 1 2 3 4 और 5. पहले हम रख देते हैं किंगडम एनिमेलिया को. किंगडम एनिमेलिया को कौन से जानवर हैं भाई? इसमें वो जानवर हैं जो कि, लिख दूँ, आई थिंक मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए. किंगडम एनिमेलिया में वो जानवर हैं, किंगडम एनिमेलिया के अंदर वो जानवर हो गए जो कि मल्टी सेल्यूलर हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं. ठीक है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या है? वो ऑटो, अलग से लिख देते हैं, वो ऑटोट्रॉफ हो गया. सेल वॉल उनकी एब्सेंट हो गई, सेल वॉल एब्सेंट हो गई. मोटाइल हैं, नॉन क्लोरोफिलस हैं. ऑटोट्रॉफ हैं तो ऑब्वियसली नॉन क्लोरोफिलस होंगे. ठीक हो गया. ये हो गया हमारा एक. वहां से देखें फिर अगला हमारा है किंगडम प्लांटी. किंगडम प्लांटी है और इसके बारे में यहां पे लिख देते हैं. ठीक. किंगडम प्लांटी. और इसकी बातें क्या है? ये मल्टी सेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर है. सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट हो गई. ठीक. मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ है तो फिर यकीनन इसमें क्लोरोफिल मौजूद होगा, क्लोरोफिलस. ठीक हो गया. 3 बातें. और ये नॉन मोटाइल हो गया. ठीक. अच्छा, फिर हम चले आते हैं तीसरे पर, वो है किंगडम फंजाई, जो कि पहले प्लांट में रखा गया था. ठीक है. यहाँ पे उसकी डिटेल लिख लेते हैं. किंगडम फंजाई, ये क्या है भाई? ये मल्टी सेल्यूलर है. जो आप एक्सेप्शन पढ़ रहे होते हैं ना बेटा, कभी कभी यीस्ट की एग्जेम्पशन पढ़ रहे होते हैं, वो बाद में शिफ्ट कर दिए गए हैं प्रोटिस्टा के अंदर. लेकिन आपकी बुक के जो फाइनल एडिशन है उसमें वो करेक्शन नहीं हुई है. जो यूनिसेलुलर एल्गी हैं उनको फिर वहाँ पर, जो फंजाई हैं उनको वहाँ पर डाल दिया गया है प्रोटिस्टा के अंदर. तो ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर की डेफिनेशन में मल्टी सेलुलर आएगा, है ना. नॉन क्लोरोफिलस हैं, यानी इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता. और अगर नॉन क्लोरोफिलस हैं तो फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है भाई? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या है? एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ, एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ है. ठीक. उसके बाद सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट है, सेल वॉल इनकी प्रेजेंट है. अच्छा, उस मटेरियल से नहीं बनी है जिस मटेरियल से प्लांट के अंदर बनी है ना. इसको हम फंगल सेल्यूलोज बोलते हैं. शायद आपने पढ़ा हो काइटिन, ये एक पॉलीसैकेराइड है. इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे. ठीक. और उसके बाद ये नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल है. और उसके बाद हम चले जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में. अच्छा, किंगडम ये मैं बयान कर रहा हूँ वो वाला जो रॉबर्ट एच वाइटेकर का था और मर्गिलेस और श्वार्ट्ज की करेक्शन से पहले का था. किंगडम प्रोटिस्टा था. तो उसमें उस वक्त क्या था भाई? उस वक्त ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे. इसके अंदर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे. अच्छा, कुछ क्लोरोफिलस थे, क्लोरोफिलस, कुछ नॉन क्लोरोफिलस थे, कुछ मोटाइल थे और कुछ नॉन मोटाइल भी थे.
और क्लोरोफिलस होने की वजह से बेटा यकीनन उनमें फोटोसिंथेसिस होगा। जो नॉन क्लोरोफिलस होंगे तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं, वो हीटरोट्रॉफिज्म होगा। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर भी मोड़ते लेते हैं। ये एक इसमें कंट्रोवर्सी रही। फिर आ जाते हैं हम आखिरी वाले के ऊपर, और वो आखिरी वाला है हमारा किंगडम प्रोकैरियोटा, किंगडम मोनेरा। उस ज़माने में इसको मोनेरा ही पुकारा जाता था, किंगडम मोनेरा। और इसमें सेल सारे के सारे प्रोकैरियोट थे, रिक सेल, ठीक। कुछ मोटाइल थे, कुछ नॉन मोटाइल थे, मोटाइल और नॉन मोटाइल थे। सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट थी, सेल वॉल प्रेजेंट। मटेरियल बेटा अलग है, इसके अंदर जो मटेरियल था वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का है और पेप्टाइडोग्लाइकेन का है। और कुछ इसमें से मोटाइल है, नॉन मोटाइल है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ का ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ था, और कुछ का हीटरोट्रॉफ था। तो यानी कुछ क्लोरोफिलस हैं, कुछ नॉन, ये वाले क्लोरोफिलस हो जाएंगे और ये नॉन क्लोरोफिलस। अच्छा, ऑटोट्रॉफ दो किस्म के हैं। अगर वो कीमो ऑटोट्रॉफ है तो फिर क्लोरोफिल वो ज़रूरी नहीं है, ठीक हो गया। वो ऑक्सीडेशन करते हैं इसकी डिटेल। अच्छा बेटा, अब जो मॉडिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन हुई है वो भी तकरीबन ऐसी ही है, सिर्फ ये कि प्रोटिस्टा को आप प्रोटॉक्टिस्टा कर देंगे, ठीक हो गया। और उसको फिर आप यहाँ से यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की जगह पे आप यूनिसेलर और मल्टीसेलर भी लगा देंगे। बाकी तकरीबन बातें सेम होगी और उसको हम रैग बैग के नाम से पुकारेंगे। बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था, 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें कुछ बातें बुक की थी। ये जो एरिया है ये वाला, ये सारा बुक का है। ये बातें बुक से बाहर की हैं, लेकिन ये क्या आपको समझने में आसानी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।